एग्जाम में कॉपी को सजा कर आओ ऐसे कि एग्जामिनर खुद फोन करके पूछे, बता बेटा तेरी रजा क्या है। हेलो दोस्तों, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से आपको इस साल क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है 7 तारीख को, इंग्लिश का पेपर, उस पेपर को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको अपने आंसर्स कॉपी में लिखने हैं, किस तरीके से आपको अपनी कॉपी को सजा कराना है। तो वो सभी कुछ वो मेथड मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और यकीन मानिएगा दोस्तों, जो मेथड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इस मेथड को अप्लाई करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, निश्चित रूप से आप बेहतर से बेहतरीन मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। होता क्या है दोस्तों, क्योंकि मैं भी 10-12 साल से कॉपी चेक कर रहा हूँ, तो अगर आप अपनी कॉपी को सजा कर आते हैं, अगर आप अपनी कॉपी में आंसर्स बहुत ही अच्छी तरीके से साफ सुथरे लिखते हैं, जितना आसान आप अपनी कॉपी को एग्जामिनर के लिए बनाते हैं, एग्जामिनर का आपकी कॉपी के प्रति वैसा ही पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है और इसका बेनिफिट निश्चित रूप से स्टूडेंट को मिलता है। तो आपको भी इसी तरीके से अपनी कॉपी को सजा कर आना है, साफ सुथरा लिखना है, सुंदर सुंदर लिखना है, एकदम ईजी वे में लिखना है, ताकि एग्जामिनर आसानी से आपकी कॉपी को चेक कर सके। तो निश्चित रूप से इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अब आपको अपनी कॉपी को किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आपको आंसर्स करने हैं, वो सभी कुछ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझ लेते हैं उस तरीके को जिस तरीके से अगर आप पेपर करते हैं तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा पेपर है, ये जो पेपर होगा 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। 3.25 घंटे का ये पेपर होगा, तो काफ़ी लंबा टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से अगर आप टाइम मैनेजमेंट रखते हैं, टाइम के हिसाब से अपने पेपर को सोल्व करते हैं, तो निश्चित रूप से टाइम विद इन टाइम के अंदर आप अपना पेपर आसानी से पूरा सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि इस साल आपकी जो 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर जो होगा उसमें 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केवल मात्र 19 क्वेश्चन होंगे और टाइम काफ़ी है। तो ईजिली आप सुंदर सुंदर भी अगर लिखते हैं, आराम से भी लिखते हैं, तो आप अपने पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे विद इन टाइम। अब देख लेते हैं किस तरीके से आपको अपने पेपर को सोल्व करना है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं पेपर में जैसा कि दिया हुआ है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। अब आपके जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन यानी सेक्शन ए में जो रीडिंग वाला सेक्शन है, उसके अंदर 2 अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं। और अब की बार अनसीन पैसेज को और आसान कर दिया है, यानी जो पहला अनसीन पैसेज होगा उसमें आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी वो 6 नंबर का होगा। और वो 6 क्वेश्चन क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो यानी बहुत ही ईजी है, बस आपको पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है, और बाद में उस जो क्वेश्चन नीचे पूछे गए उन्हें आपको बहुत ही आसानी से आराम से अटेम्प्ट करना है। हड़बड़ाहट बिल्कुल भी नहीं करनी है, जल्दबाजी में आपको गलत नहीं करना है। अगर आपके ऑप्शन गलत हो गए तो आपके नंबर कट जाएंगे और इसका नुकसान आपको फिर भुगतना पड़ेगा। आप पिछड़ जाएंगे फिर। तो आपको करना क्या है? पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फिर बाद में देखो, एक मैं और बताना चाहूँगा एक बात आपको, कि जब भी कोई ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हमारे सामने होता है तो उसको सोल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि उसमें जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना, उनमें 3 ऑप्शन को आप गलत कर दो। 3 ऑप्शन को जब आप गलत करेंगे, चौथा ऑप्शन अपने आप ही सही हो जाएगा। तो इस तरीके से पेपर को अगर अटेम्प्ट करते हैं तो गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहती है। और कॉम्पिटिशन एग्जाम में अक्सर ऐसे जो स्टूडेंट अक्सर जो है इस मेथड को अप्लाई किया जाता है और उसका बेनिफिट स्टूडेंट को मिलता है। तो वही बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 6 क्वेश्चन, ये अनसीन पैसेज में जो 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो उन चारों ऑप्शन में से आपको 3 गलत करने हैं, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। तो पहले आप अपने पेपर में टिक लगा लें, बाद में उसे अपनी कॉपी में करना है। किस तरीके से करना है वो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो कुल मिला के पहला अनसीन पैसेज आपका होगा 6 नंबर का, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे अनसीन पैसेज की। दूसरा अनसीन पैसेज जो होगा, इसमें आपसे 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका आंसर आपको पैराग्राफ के हिसाब से लिखना है। अब होता है क्या है दोस्तों, कि स्कूल में जो बच्चे काफ़ी कमज़ोर होते हैं, एक तरह से जुगाड़ टेक्नोलॉजी बताई जाती है। जुगाड़ बता दिया जाता है कि इस तरीके से क्वेश्चन में जो वर्ड दिया हुआ है उस वर्ड से आप पैराग्राफ में वर्ड मिलान कर लो और बाद में उसी के हिसाब से उस लाइन को आप आंसर में चिपका दो। ऐसा अक्सर बताया जाता है स्टूडेंट को। लेकिन जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं, खासतौर से उनको मैं बताना चाहूँगा, जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें उस जुगाड़ टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाना है। उन्हें पहले पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर वो जो क्वेश्चन जैसे दिए हैं उन क्वेश्चन का आंसर अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखना है, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है ना, अपने हिसाब से बना कर लिखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप एग्जामिनर को मुतासिर कर पाएंगे। और वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये जो दो अनसीन पैसेज है, अगर आप इन अच्छी तरीके से, खूबसूरत तरीके से अपनी कॉपी में कर लेते हैं अच्छी तरीके से, तो आप निश्चित रूप से एग्जामिनर का ध्यान अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर पाएंगे और इसका बेनिफिट आपको निश्चित रूप से आगे मिलेगा। यानी आगे जो है कुछ, अगर आपके आंसर्स गलत भी होंगे तो वहाँ पर भी आपको पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा। एग्जामिनर आपको उसमें नंबर देगा, क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है आपकी, अगर वो बढ़िया इफेक्टिव है तो दूसरा अनसीन पैसेज होगा, उसमें वो क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में पैराग्राफ को पढ़ लेना है। फिर पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है उसे अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है,
वैसा का वैसा नहीं चिपकाना है। तो कुल मिला के 15 नंबर के आपके दोनों अनसीन पैसेज होंगे। बहुत ईजी होते हैं और आसानी से हम 15 में से 15 नंबर लेकर आ सकते हैं, लेकिन लापरवाही की वजह से मान लो, या कई बार बच्चे ऐसे होते हैं वो वैसा का वैसा लाइन चिपका देते हैं या हड़बड़ाहट में आंसर्स गलत कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अब अपनी कॉपी में किस तरीके से आप इनके आंसर्स लिखेंगे वो बता देता हूँ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बात कि किस तरीके से आपको अपने आंसर्स करने हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपको ये कॉपी, आप इस तरीके से आपको कॉपी दी जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है कॉपी में ऊपर ही ऊपर ब्लैक पेन आप अपने साथ लेकर जाएंगे, ब्लू पेन आप अपने साथ लेकर जाएंगे, यानी अपना सामान खुद का होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में आप कभी किसी से स्केल मांग रहे हैं, किसी से पेन मांग रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका सामान खुद का अपने पास होना चाहिए, किसी से मांगने की आपको ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो आप ब्लैक पेन लेके जाएंगे और ब्लू पेन आपके पास होना चाहिए। अब जब आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप सेक्शन ए जैसे कि देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, यह है सेक्शन ए। आपको ऊपर लिखना है, हेडिंग डालनी है, नीचे अंडरलाइन करना आपको, ठीक है। उसके बाद में अनसीन पैसेज आपको नीचे लिखना है, अनसीन पैसेज नंबर 1, क्योंकि पहला आप सॉल्व कर रहे हैं और उसके नीचे भी आपको अंडरलाइन करनी है। तो इस तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है। बाद में आपका अनसीन जो पैसेज, पहला जो पैसेज है उसमें आपको हिंट लिखकर उस पैसेज का पहला वर्ड और लास्ट का वर्ड और बीच में डॉट डॉट करके इस तरीके से आपको अपनी स्टार्टिंग करनी है। तो कुल मिला के ये सभी काम आप ब्लैक पेन से करेंगे, ठीक है। एकदम कॉपी को सजा लेंगे आप। अब आगे जो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है पहले अनसीन पैसेज में, उनमें क्या करना है आपको, जैसा कि आपकी जो कॉपी होती है, ये मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि साइड में जैसे ये लाइन जो इसमें आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जस्ट अ मिनट, ये लाइन जो आप देख पा रहे हैं, एक मिनट, ये लाइन जो देख पा रहे हैं ना आप, इस लाइन को आपको नहीं अपनी कॉपी में नहीं खींचना है, बस आपको इस तरफ ये जो लाइन है यहाँ पर इंडेक्स बनाना है। जैसे मैंने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखे, इस तरीके से आपको इंडेक्स बनाना है। और क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिखने हैं, आंसर आपको ब्लू पेन से लिखने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हेडिंग जब भी डालेंगे तो उसे अंडरलाइन करेंगे आप। तो इस तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट था, वो क्वेश्चन फर्स्ट हमने लिखा ब्लैक पेन से, ठीक है, फिर उसका आंसर हम ब्लू पेन से लिखेंगे इसी तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन 2, ये पहला अनसीन पैसेज सोल्व किया जा रहा है, ठीक है। फिर उसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, फिर थर्ड क्वेश्चन ब्लैक पेन में, फिर उसका आंसर ब्लू पेन में। तो इस तरीके से पूरे 6 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। हो गए, ये 6 क्वेश्चन हो गए, ब्लैक पेन में क्वेश्चन और ब्लू पेन में आंसर। इस तरीके से आपको करना है। शुरू में स्टार्टिंग में ऊपर हेडिंग आपको डालनी है, अनसीन पैसेज नंबर 1 करके उसके नीचे अंडरलाइन करना है, इस तरीके से आपको हिंट करना है, ठीक है। इस तरीके से आप अपना पहला अनसीन पैसेज आप सॉल्व करेंगे। अब जब आपका अनसीन पैसेज पहला सॉल्व हो जाए तो उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे आगे देखते हैं। अब जब आपका अनसीन पैसेज 2 आ जाएगा, है ना, उसे आपको सॉल्व करना है। तो उसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आप इनके बीच में, ये जस्ट अ मिनट में आपको बताता हूँ, अनसीन पैसेज के बाद में आप डबल अंडरलाइन करेंगे, यानी उसको कंप्लीट करने के बाद में आप डबल अंडरलाइन कर देंगे ब्लैक पेन से, ठीक है। इस तरीके से स्केल से सीधा खींच देंगे, जिससे अलग साफ साफ पता चलेगा कि पहला जो अनसीन पैसेज वो कंप्लीट हो गया है। दूसरे अनसीन पैसेज की आपको इसी तरीके से हेडिंग डालनी है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है, वही आपको हिंट लिखना है, और उसी तरीके से आपको क्वेश्चन यानी इंडेक्स में क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर इस तरीके से आपको लिखना है। ब्लैक और ब्लू पेन का आपको यूज़ करना है, जिससे एकदम आपकी कॉपी जो है साफ सुथरी नजर आएगी, आंसर का अपने आप ही पता चलेगा, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर इस तरीके से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो निश्चित रूप से वो आपकी कॉपी से काफ़ी मुतासिर होगा और इसका पॉजिटिव बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आपको अपने अनसीन पैसेज दोनों सॉल्व करने हैं, ठीक है। ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज़ करना है, हेडिंग आपको ऊपर डालनी है, अंडरलाइन सभी को करना ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोबारा इसे आप देख लेना अच्छी तरीके से। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। इंडेक्स सिर्फ आपको एक ही साइड में बनाना है, ठीक है ना, दोनों साइड में आपको लाइन नहीं खींचनी है। जैसा कि अभी मैंने बताया, इस तरफ आपको लाइन नहीं खींचनी है, बस आपको इसी तरफ इंडेक्स बनाना है, ठीक है। अब इस तरीके से हमारे हो गए अनसीन पैसेज दोनों हो गए। इनको आपको सॉल्व करेंगे, आपके 15 नंबर, अगर आप इस मेथड से अपनाते हैं, इस मेथड से अपने पेपर को करते हैं, ईजिली आप 15 नंबर हासिल कर सकेंगे। अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। अब थर्ड क्वेश्चन में हमारा सेक्शन आ जाता है बी, यानी सेक्शन ए में हमारा क्या होता है, ये अनसीन पैसेज आते हैं, ठीक है। अब यानी रीडिंग जो वो है सेक्शन वो आता है। अब सेक्शन बी होता है, वो है हमारा राइटिंग का। तो राइटिंग में क्या होता है, जो तीसरा क्वेश्चन होता है ना, उसमें या तो ईमेल पूछा जाता है, या फॉर्मल लेटर पूछा जाता है, और या इनफॉर्मल लेटर पूछा जाता है। यानी 3 में से कोई भी 2 पूछे जाएंगे और 2 में से आपको एक करना होगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका तीसरी क्वेश्चन में ईमेल पूछा जाए
तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ईमेल ही करें, क्योंकि एक तो इसका फॉर्मेट बहुत ईजी होता है और आसानी से इसमें नंबर मिल जाते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट आपको लिखना होता है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता, तो ईजिली आप इस क्वेश्चन में पूरे में से पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। और अगर ईमेल नहीं आती है तो फिर दूसरी बात है, आप फॉर्मल लेटर लिखें या इनफॉर्मल लेटर लिखें, जो भी लिखें, लेकिन आपको करना किस तरीके से अगर मान लो ईमेल आ गई तो आपको ऐसी तरीके से हेडिंग डालनी है, जैसे मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, ये रहा, देख लेते हैं। इस तरीके से आपको आंसर नंबर 3 लिखना है, अंडरलाइन करना है। फिर आपको ईमेल लिख रहे हैं तो ईमेल राइटिंग करेंगे, अंडरलाइन लिखेंगे। अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आप फॉर्मल लेटर राइटिंग आपको लिखना है, फॉर्मल लेटर राइटिंग, और फिर अंडरलाइन करना है, ब्रैकेट में लिखना है। अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, अंडरलाइन करना है, ब्रैकेट में लिखना है। इस तरीके से आपको अपनी जो है हेडिंग डालनी है। और अगर ईमेल आ रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ईमेल ही करें। अब ईमेल का बड़ा इजी फॉर्मेट है, आपको इस तरीके से फॉर्मेट बना लेना है, जैसा कि सामने आपको नजर आ रहा है, देख लेते हैं। ये देखिए, ये फॉर्मेट, ठीक है, ये आपके सामने फॉर्मेट है, किस तरीके से करना देख लेते हैं। अब ये फॉर्मेट है, जैसे सबसे पहले 2 है, ठीक है, फिर CC है, BCC है, सब्जेक्ट है, इसी तरीके से 4 और 5 बॉक्स आपको बनाने। तो 2 में अगर आपको अपनी ईमेल में अगर एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस, तब तो वही लिखना है, नहीं दिया हुआ तो आप इस तरीके से इस फॉर्मेट में कोई भी मेल एड्रेस लिख सकते हैं। CC BCC आपको खाली छोड़ना है, और सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप शॉर्ट एंड स्वीट लिखेंगे, ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा लिखिए, शॉर्ट एंड स्वीट 3 या 4 5 6 शब्दों में आप उसे लिखें, कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो उस हिसाब से आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है। फिर बाद में मैटर के अंदर जो है वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने इसमें लिखा हुआ है। और अभी मैं डिटेल में आपको वैसे लेटर ईमेल के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर उन वीडियो को आप ज़रूर विजिट करिएगा। इन सभी वीडियोज़ के लिंक जो है वो आज की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ताकि आपके लिए आसानी रहे, आप उन्हें अच्छी तरीके से विजिट कर सकें, देख सकें, समझ सकें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना ईमेल करना है। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर के बारे में भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, उनके भी लिंक मैं आज की इस वीडियो में डाल दूंगा, तो आप देख लेना वहाँ जाकर, उन्हें अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तीसरा क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट करना है। फॉर्मेट आपको इसी तरीके से बनाना है, और जो फॉर्मेट होगा वो ब्लैक पेन से आपको बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ ब्लैक लाइन से बनाया हुआ है, तो ब्लैक पेन से आपको फॉर्मेट बनाना है, ब्लू पेन से आपको उसके अंदर सब कुछ लिखना है। 2 CC BCC और सब्जेक्ट, इसे आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है स्टोरी से रिलेटेड, ठीक है, तो बड़ा इजी आता है। और दोस्तों, स्टोरी से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी, उसका भी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाकर आप देख लेना। 10 इंपॉर्टेंट स्टोरीज मैंने सेलेक्ट की हैं, पिछले 3 साल से कंटिन्यू उन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार भी उन्हीं में से कोई ना कोई एक स्टोरी आपसे पूछी जाएगी। बस उन स्टोरी को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, और करने का तरीका ये होना चाहिए कि आपको सबसे पहले ऊपर अपनी कॉपी में हर क्वेश्चन, जो हर आंसर, एक बात और मैं बता दूं, जो भी आंसर आप लिख रहे हैं, जैसे वो आंसर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे वो आंसर, जैसे आंसर नंबर 3 अपना कंप्लीट हो गया ना, तो उसके बाद में आपको डबल लाइन ऐसे करके डबल लाइन खींचनी है, ठीक है, थोड़ी खींची नहीं जा रही, लेकिन इस तरीके से आपको डबल लाइन खींचनी है स्केल की सहायता से, ताकि पता चल जाए कि आंसर नंबर 3 खत्म हो गया, आंसर नंबर 4 जो है अब स्टार्ट हो रहा है, तो अलग अलग साफ सुथरा वो आपकी कॉपी में दिखे, ठीक है। अब आप आंसर नंबर आपका 4 स्टार्ट हो रहा है, तो इसी तरीके से आपको बीच में कॉपी के ऊपर आंसर नंबर 4 लिखना है, ठीक है, और उसके नीचे अंडरलाइन करना है। फिर बाद में जो भी स्टोरी आप लिख रहे हैं, जो भी स्टोरी लिख रहे हैं, जो भी उसका टॉपिक है उस स्टोरी का, उसे आप इस तरीके से लिखें स्टोरी, और इन्वर्टेड कॉमा में उस टॉपिक को आपको लिखना है, चाहे जो भी स्टोरी लिख रहे हैं। तो 10 स्टोरीज मैंने सेलेक्ट की हैं, वो उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और कम से कम उन 10 स्टोरीज को तो आप अच्छी तरीके से याद कर लें, ठीक है, उन्हीं में से ये भी एक है। अब क्या करना है, स्टोरी को आपको अपने अच्छे तरीके से लिखना ही है, आपको शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा बढ़ा चढ़ा के कुछ भी नहीं लिखना, सिंपल एकदम लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में, सरल भाषा में आपको अपनी स्टोरी को लिखना है। बस खास बात आपको ध्यान यही रखनी है, एक तो आपका टॉपिक साफ सुथरा होना चाहिए, ब्लैक पेन से आपको लिखना है, अंडरलाइन होनी चाहिए, और नीचे जो मोरल आप लिखते हैं, मोरल भी बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि बच्चे मोरल नहीं लिखते, लेकिन मोरल बहुत ज़रूरी, मोरल का एक नंबर अलग से मिलता है, तो मोरल भी आपको लिखना है, और मोरल के नीचे आपको अंडरलाइन भी करनी है। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी में स्टोरी को लिखेंगे, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, और इजी नंबर है, फोकट के नंबर कहूँगा मैं तो इनको, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। फिर बाद में जैसे आपका मोरल हो जाए, क्वेश्चन पूरा आ जाए, तो आप डबल लाइन, स्केल की सहायता से डबल लाइन खींच देंगे, तो एक तरह से वो अलग कंपार्टमेंट इसका हो जाएगा, साफ सुथरा, वो अलग ही उत्तर, जो आंसर जो है वो आपका अलग ही नजर आएगा, ठीक है। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
अब क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो कोई पैराग्राफ का टॉपिक दे दिया जाता है, उसके बारे में आपको लिखना होता है, या एक पिक्चर दी होती है और उस पिक्चर को आपको डिस्क्राइब करना होता है। तो दोस्तों जो पिक्चर को डिस्क्राइब करना होता है, मैं मानता हूँ कि बहुत ईजी है। उसे देखकर आसानी से आप 6-7 लाइनें आराम से लिख सकते हैं, और 6-7 लाइनों में आपको अपना आंसर देना होता है, क्योंकि 80 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। तो ईजिली जब 6 या 7 लाइन आप लिखते हैं तो 80 वर्ड्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आपको पिक्चर दी हुई है, उस पिक्चर के हिसाब से क्या टॉपिक बनता है, पहले तो आपको शीर्षक तो लिखना ही लिखना है। तो आप सबसे पहले जैसे आंसर नंबर 5 लिखेंगे, ठीक है, जैसा कि ये देख लेते हैं यहाँ पर मैंने किया हुआ है, थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपको सबसे पहले आंसर नंबर 5 कर रहे हैं, तो अगर पैराग्राफ कर रहे हैं, टॉपिक पर लिख रहे हैं आप, तो वो सेलेक्टेड पैराग्राफ भी मैंने उनसे रिलेटेड भी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, वो इस वीडियो के लिंक में मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, वहाँ जाकर आप देख लेना। लगभग 9 या 10 शायद पैराग्राफ है, उन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। हो सकता है एग्जाम में उन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछा जाए, लेकिन अगर एग्जाम में उन पैराग्राफ में से कोई चीज़ नहीं पूछी जाती है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो पिक्चर आपको दी जाती है पेपर के अंदर, उस पिक्चर को आप डिस्क्राइब करें। ईजी होता है, आसानी से आप 4 या 5 लाइन लिख सकते हैं और अपना आंसर ईजिली आप कर सकते हैं। करना क्या है आपको, सबसे पहले आप आंसर नंबर 5 लिखेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन आपको करना है। फिर उसके बाद में जो भी पिक्चर दी हुई है उसका क्या टॉपिक बनता है, यानी क्या शीर्षक बनता है, उस शीर्षक को आप जरूर लिखें। कई बार बच्चे क्या करते हैं, शीर्षक कुछ नहीं लिखते हैं, सीधा ही बस वो अपना उस पिक्चर के बारे में 3 या 4 लाइन लिख देते हैं, लेकिन उसका कोई टॉपिक नहीं लिखते, वो गलत होता है। टॉपिक लिखना जरूरी है, ठीक है। तो आप टॉपिक लिखेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो, और हो सकता है मिसाल के तौर पर इस बार आपसे इलेक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, हो सकता है पैराग्राफ इलेक्शन से रिलेटेड आ जाए, या कोई पिक्चर आपको इलेक्शन की दे दी जाए और उसको डिस्क्राइब करना हो, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पर आज के इस पेपर में इसे इंक्लूड किया है। तो इसे तो कम से कम आप याद कर ही लें, क्योंकि चुनाव का टाइम है, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए। तो एक इलेक्शन सीन के बारे में पिक्चर तो इसमें जैसे प्रिंट नहीं हुई मुझसे, लेकिन मान लीजिए अगर इलेक्शन सीन के बारे में कुछ दिया हुआ है तो उसे आप किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे अपने वर्ड में, तो इस तरीके से आप उसे लिख सकते हैं। जैसा कि पढ़ लें आप, election play a vital role in a democratic setup. India is also a democratic country. The above picture shows an election scene. In the first section of the picture, there are queues of voters. In the second section, the election officers are observing the election process for voters to cast their votes. तो इस तरीके से आप जो भी उसमें लिखा, मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पिक्चर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर मान लो पैराग्राफ ही आ जाए इलेक्शन पर, तो आप इन लाइन को यूज़ कर सकते हैं, इजीली आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हो गए 5, ठीक है। ब्लैक पेन ब्लू पेन का यूज़ करते हुए हमने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। किस तरीके से कहाँ किसे अंडरलाइन करना है, कहाँ ब्लू पेन का यूज़ करना है, कहाँ ब्लैक पेन का यूज़ करना है, वो सभी कुछ मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम हमारे सेक्शन नंबर C में, जो कि ग्रामर का है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस सेक्शन में आप पिछड़ गए तो समझ लो आप फिर पिछड़ ही गए, और इस सेक्शन में जिसने बढ़त हासिल कर ली, जिसने पूरे में से पूरे नंबर ले लिए, समझ लो वो बच्चा मेरिट होल्डर है, मेरिट में उसका नंबर आएगा। और अगर आप जिस तरीके से, जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ आपको, इस मेथड से पेपर को सॉल्व करते हैं, ग्रामर के पूरे क्वेश्चन आप सही सही अटेम्प्ट कर लेते हैं, निश्चित रूप से मेरिट की लिस्ट में आपका नाम होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा सेक्शन नंबर C। तो सेक्शन C में जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है, छठा क्वेश्चन जो आता है, 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो टेंस से रिलेटेड आता है, ठीक है। तो टेंस से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के आते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको भरना होता है। इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसे भी आप वहाँ जाकर डिस्क्रिप्शन जाकर उस लिंक्स पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, और वहाँ से आप जरूर उस वीडियो को विजिट करिएगा, देखिएगा, ताकि आप बेहतर तरीके से इस टॉपिक को समझ पाएँ। और किस तरीके से आपको अपने आंसर करने हैं वो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको इसी तरीके से, जैसे हमारे 5 क्वेश्चन है कि आप हम सेक्शन C में आते हैं, तो सेक्शन वैसे जैसे जो मैंने आपको पहले बताया था, एक मिनट जस्ट बता देता हूँ मैं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूरा हो गया, तो आप इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो गया तो आप इस तरीके से डबल लाइन कर देंगे। अब अब सेक्शन C में आएंगे तो आप सेक्शन C लिखेंगे, अंडरलाइन लिखेंगे, उसके अंडरलाइन नीचे करेंगे, आंसर नंबर 6 लिखेंगे और उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। और चूंकि आंसर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो टेंस से रिलेटेड होगा, इसलिए ब्रैकेट में आपको टेंस भी लिखना है, ठीक है। तो आंसर नंबर 6 और ब्रैकेट में आप टेंस लेंगे, ताकि एग्जामिनर इजीली समझ पाए कि कौन सा क्वेश्चन कर रहा है, टेंस वाला है, देखते उसे समझ में आ जाएगा। अब उसके आंसर किस तरीके से करने हैं, आपको आंसर 6 और रोमन भाषा में ब्रैकेट के अंदर जैसे 1 लिखा हुआ है तो 1 लिखना है, 2 कर रहे हो तो 2 लिखना है, 3 कर रहे हो तो 3 करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर 6 में पहला है कम्स, जो भी उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको भरनी है। यहाँ पर मैं सीधा डायरेक्ट आंसर ही आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। जैसे आंसर 6 में 2 में आपने हैज़ गिवन लिख दिया, 3 में मैट हो गया, चौथे में विल हैव स्टार्टेड हो गया, तो ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसी तरीके से आपको अपने आंसर करने, ठीक है। सेक्शन C ग्रामर लिखेंगे, सबसे पहले सेक्शन C ग्रामर लिखेंगे, नीचे अंडरलाइन डालेंगे, ठीक है, देख लेते हैं।
और फिर बाद में आंसर नंबर 6 लिखेंगे, ब्रैकेट में टेंस लिखेंगे, नीचे अंडरलाइन डालेंगे, दोनों चीज़ें ब्लैक पेन से लिखेंगे। फिर आप अपने आंसर जो करेंगे वो ब्लू पेन से करेंगे और इस तरीके से लिखेंगे। या आंसर जो लिखे हुए हैं ये आंसर आप इंडेक्स लाइन में लिखेंगे, जैसे कि इंडेक्स लाइन होती है ना इस तरीके से। तो इंडेक्स लाइन में इधर इंडेक्स लाइन के अंदर तो आप लिखेंगे आंसर 6 इस तरीके से लिख देंगे और बाद में अंदर आपको जो है वो अपने आंसर्स करने हैं। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन नंबर 6 जो आंसर नंबर 6 अटैम्प्ट करेंगे। अब बात करते हैं हमारे आंसर नंबर 7 की। 7 का जो क्वेश्चन होता है वो होता है नरेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो सीधे जो नरेशन से रिलेटेड सेंटेंस जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसमें आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस तरीके से अपना करना है, आंसर नंबर 7 लिखना है आपको, ठीक है। देख लेते हैं आंसर नंबर 7 आप करेंगे। एक मिनट, जस्ट मिनट। आंसर नंबर 7 आप करेंगे, अंडरलाइन डाल देंगे ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन का यूज़ करना है और ब्लू पेन में आपको अपने आंसर इसी तरीके से करना है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। आंसर नंबर 7 में 1 का आप उसे नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, 7 में 2 में भी इसी तरीके से आपको चेंज करना है। और दोनों जब क्वेश्चन कर लें तो फिर आप डबल लाइन खींच देंगे, यानी अलग ही इसका एक कंपार्टमेंट बन जाएगा, ठीक है। फिर बाद में करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको इसी तरीके से करना है, आंसर नंबर 8 लिखना है आपको, ब्रैकेट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड होगा। तो इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में लिखना है, नीचे अंडरलाइन डालनी है और ये सब कुछ जो हेडिंग डाल रहे हो ये ब्लैक पेन से लिखनी है। आंसर आप इस तरीके से सिंपली करेंगे। आंसर नंबर 8 जो है वो इंडेक्स में आप लिखेंगे, जो आंसर है वो आप अपना आंसर लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप दूसरा आंसर लिख सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 2 नंबर का होगा, 2 क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में करना है। अब बात करते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 9 की, 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो पेशी से रिलेटेड होगा, यानी वॉइस से रिलेटेड होगा। तो उसमें भी आपको यही मेथड अप्लाई करना है। सिंपली आपको क्या करना है ये देख लीजिए। सबसे पहले आपको आंसर नंबर 9 लिखना है, एक्टिव पेसिव वॉइस आपको ब्रैकेट में लिखना है। फिर बाद में आंसर नंबर 9 में 1, आंसर नंबर 9 में 2। इस तरीके से आपको अपने आंसर साफ साफ एकदम सुंदर सुंदर आपको लिखने हैं, ताकि एग्जामिनर को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो कॉपी चेक करने में, ठीक है। तो सिंपली आपको अपना आंसर इस तरीके से करना है और आंसर कंप्लीट होने के बाद में डबल लाइन आपको खींचनी है नीचे स्केल की सहायता से, ताकि वो अलग ही नज़र आए। बस इतना ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपके सही होते हैं और पूरा आप यानी टेंस का जो पूरा सेक्शन है, वो ग्रामर का जो पूरा सेक्शन है, अगर आपका पूरा सही होता है तो फिर आप निश्चित रूप से बढ़त हासिल कर लेंगे। आराम से आपके 95 अबव नंबर इंग्लिश के अंदर आ जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है वो आता है फ्रेमिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग से रिलेटेड आएगा। तो आंसर नंबर 10 आप इस तरीके से करेंगे, ये देख लीजिए। आंसर नंबर 10 आपको लिखना है और ब्रैकेट में फ्रेमिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग, यानी हर क्वेश्चन निर्धारित है कि कौन सा क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा, तो वो आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो आंसर नंबर 10 आप लिखेंगे, ब्रैकेट में आप फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग लिखेंगे, ब्लैक पेन से अंडरलाइन डाल देंगे, ठीक है। फिर आप अपना आंसर सिंपली इस तरीके से करेंगे ब्लू पेन का यूज़ करते हुए, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी आपके 19 क्वेश्चन हैं इन सभी 19 क्वेश्चन से रिलेटेड हर क्वेश्चन में मैंने वीडियो अपलोड किया है और सभी की वीडियो आज के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को उन वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप इन वीडियोस को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो इंग्लिश में बाकी कुछ नहीं बचता है। अगर आपने उन वीडियोस को अच्छी तरीके से देख लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, इंग्लिश में आपकी ईजिली, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ईजिली आपके 98, 99, 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ जाएंगे, अगर आप शिद्दत से उस पर मेहनत करते हैं, अच्छी तरीके से उसे देखते हैं तसल्ली बख्श, ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होता है वो दोस्तों सीन पैसेज का होता है, यानी आपकी बुक में से कोई भी पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ के हिसाब से आपको अपने आंसर करने। बड़ा सिंपल होता है, कोई ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता। तो 11 का जो आंसर करेंगे आप इस तरीके से करेंगे। तो जो सीन पैसेज है आपका, इस तरीके से पैसेज आएगा, क्वेश्चन आएंगे जिसमें 3 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 3 क्वेश्चन जो है उसमें आपको आंसर लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, ठीक है। तो आपको अपना आंसर क्या करना है, आंसर इस तरीके से करने, क्योंकि ये सेक्शन डी है, टेक्स्ट बुक में से पूछा गया पैराग्राफ, तो आपको यहाँ पे लिखना है। देख, ये मैं बता देता हूँ आपको, ये देख लीजिए, आपको सेक्शन डी लिखना है, अंडरलाइन डालनी है, ब्लैक पेन का यूज़ करना है। आंसर नंबर 11, और चूंकि सीन पैसेज है आपकी किताब से लिया गया इसलिए आप ब्रैकेट में आप सीन पैसेज लिखेंगे, इस तरीके से आपको करना है। फिर आगे आपको इंडेक्स में आंसर नंबर 11, 11 में 1, 11 में 2, 11 में 3, 11 में 4, 11 में 5, 11 में 6 ये लिखने इंडेक्स में, और सामने उनके आंसर आपको लिखने, यानी 3 तो ऑब्जेक्टिव टाइप है और 3 आपको आंसर अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में बना कर लिखना तो आपको पैराग्राफ से ही है, पैराग्राफ के हिसाब से, लेकिन उसे अपनी भाषा में लिखना है। ऐसा नहीं कि आप पैराग्राफ की तरह वैसा का वैसा चिपका दें। अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना है, ठीक है। ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ आपको बरोबर
करना है। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 होता है वो फर्स्ट फ्लाइट से पूछा जाता है। फर्स्ट फ्लाइट आपकी दो बुक है, एक तो है फर्स्ट फ्लाइट और एक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, दो किताबें हैं आपकी। तो आंसर जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो पूछा जाता है आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक से, ठीक है। और फर्स्ट फ्लाइट बुक से इसमें आपसे आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे और आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, देख लेना। ये रहा, जस्ट मिनट। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है, सॉरी 12 जो है, आंसर एनी 3 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स ईच, यानी हर क्वेश्चन का आंसर आपको 20 से 30 शब्दों में करना है। 4 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, 4 में से आपको 3 करने हैं, ठीक है। अब 3 करने तो किस तरीके से आप करेंगे, जो भी करेंगे उसका आपको नंबर डाल देना आगे। तो आप अपनी हेडिंग इसी तरीके से डालेंगे जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ। आपको हेडिंग आपकी डालनी है, सबसे पहले आपको लिखना है, 1 मिनट, आपको लिखना है आंसर नंबर 12 है, और चूंकि फर्स्ट फ्लाइट बुक से है तो ब्रैकेट में आप फर्स्ट फ्लाइट बुक का नाम लिख देंगे, नीचे अंडरलाइन डाल देंगे, ठीक है। अब आपका क्योंकि 12 का आंसर है तो आंसर नंबर 12 में अगर आप 1 का कर रहे हैं तो 1 का लिखें और उसका आंसर आप कर दें। 12 में आप 2 का कर रहे हैं तो 2 का लिखें और आंसर कर दें। अगर 12 में आप 3 का कर रहे हैं तो 3 का लें और आंसर कर दें। 12 में आप 4 का लिख रहे हैं तो 4 का करें और आंसर कर दें। करने आपको 3 ही है, ठीक है, 6 नंबर के हैं, यानी ये 12 का क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। इनमें 4 में से आपको 3 करने होते हैं, 20 शब्दों में, 20 से 30 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो इसी तरीके से आपको ब्लू पेन का यूज़ करते हुए लिखना है। हेडिंग आपको ब्लैक पेन में डालनी है जैसा कि यहाँ पर दी हुई है, आंसर नंबर 12 है, फर्स्ट फ्लाइट और अंडरलाइन, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं आप। 2 क्वेश्चन दिए होते हैं इसमें, और 2 क्वेश्चन में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना होगा और वो क्वेश्चन आपको 80 वर्ड्स में करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी फर्स्ट फ्लाइट से पूछा जाता है। तो इसी तरीके से आपको अपनी हेडिंग डालनी है, आंसर नंबर 13, ब्रैकेट में फर्स्ट फ्लाइट, नीचे अंडरलाइन डालनी है, ब्लैक पेन का यूज़ करना है, और फिर आप अपना आंसर, यानी आपको एक ही करना है। तो आप अगर 13 में पहला कर रहे हैं तो पहला लिख दें और दूसरा कर रहे हैं तो दूसरा, करना आपको एक ही है। तो सिंपली आप अफेक्टिव स्टाइल में एकदम साफ सुथरे शब्दों में सुंदर सुंदर आप अपना आंसर करेंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूँ कि जब ये जो निबंधात्मक आंसर जब आप लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव जो आंसर्स जब आप करते हैं, तो उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई इफेक्टिव लाइन है, तो उसे आप अंडरलाइन भी साथ साथ में कर दें। ये भी अच्छा रहता है, एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है तो उसका ध्यान सीधा उस अंडरलाइन पर जाता है, और वो अंडरलाइन इफेक्टिव होती है तो वो पूरे आंसर को नहीं पढ़ता, उस अंडरलाइन के हिसाब से, उस सेंटेंस के हिसाब से वो आपको नंबर दे देता है। तो जब भी आप कोई बड़ा क्वेश्चन, बड़ा आंसर करें, तो उसमें अगर कोई इफेक्टिव लाइन है, कोई बढ़िया लाइन आप लिख रहे हैं, तो उसे आप अंडरलाइन कर दें, तो वो अपने आप ही एग्जामिनर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं हम 14 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14, दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 14 आपका पूछा जाएगा वो आपकी जो बुक है उसमें एक ड्रामा है, प्ले है, प्रपोजल, उसमें से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपको करना होगा, 2 क्वेश्चन आपको दिए होंगे और आपको एक क्वेश्चन करना होगा, यानी जो क्वेश्चन नंबर 14 हुआ उसमें आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपको एक करना होगा, और ये दोनों ही क्वेश्चन प्रपोजल चैप्टर से पूछे जाएंगे, यानी जो प्ले है उसमें से पूछा जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और मैंने 13 क्वेश्चन शामिल किए हैं उस वीडियो में, और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि उन 13 क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। उन 13 से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, उन्हीं में से कोई ना कोई 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको एक करना है। तो ईजिली 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, ईजिली आप 3 नंबर इसमें हासिल कर पाएंगे। आपको आंसर किस तरीके से करना है, आपको लिखना है आंसर नंबर 14, ब्रैकेट में आप द प्रपोजल लिखेंगे क्योंकि इसी चैप्टर से पूछा जाना है, और बाद में आप अपना आंसर 14 में जो भी आप करें, दूसरा करें तो दूसरा लिख दें, पहला कर रहे हैं तो पहला लिख दें, क्वेश्चन आपको एक ही करना है। तो इस तरीके से सिंपली ब्लू पेन का यूज़ करते हुए आप अपना आंसर लिखेंगे। अब बात करते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 का जो क्वेश्चन होता है वो दोस्तों पोएम से रिलेटेड है, यानी पोइट्री सेक्शन में से पूछा जाता है। आपको 2 स्टेंजास दिए होते हैं, दोनों स्टेंजास पर आधारित 2-2 क्वेश्चन होते हैं। तो 2 स्टेंजा में से कोई भी आपको एक स्टेंजा करना है, तो यहाँ पर मैंने एक ही शामिल किया है। वैसे अथवा में एक और, अथवा में आपसे 2 पूछे जाते हैं, कोई दोनों में से आपको एक करना है, तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। तो आपको इसका आंसर किस तरीके से सिंपली करना है, स्टेंजा दिया होगा, स्टेंजा पर बेस्ड ही 2 क्वेश्चन होंगे और उन 2 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे वो देख लेते हैं। आपको क्या करना है, जैसे आंसर नंबर 15, जस्ट अ मिनट, आंसर, क्योंकि जो आपने 14 कंप्लीट किया उसके नीचे तो आप इस तरीके से डबल लाइन कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा नया कंपार्टमेंट खुल गया और नया कंपार्टमेंट में इसमें आपको आंसर नंबर 15 लिखना है और ब्रैकेट में पोइट्री लिखना है, ठीक है, क्योंकि पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। ये काम आपको ब्लैक पेन से करना है, फिर आप ब्लू पेन से आंसर लिखेंगे जो भी आप वो 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे 15 में पहला किया तो पहला इस तरीके से आप लिख देंगे, फिर आंसर नंबर 15 में दूसरा, तो दूसरा आप इस तरीके से अपना आंसर कर देंगे। पोइट्री से रिलेटेड भी सभी क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी उन पर वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप जरूर जाकर देखें। यानी कुल मिलाकर जितने भी 19 क्वेश्चन हैं इस साल जो बोर्ड एग्जाम आपसे पूछे जाने वाले हैं, हर क्वेश्चन पर मैंने एक वीडियो
अलग अलग वीडियो अपलोड किए हैं और सभी वीडियो की लिंक आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर सभी वीडियोज़ को आप अच्छी तरीके से देखें, समझें। 2 दिन है आपके पास में, शिद्दत से मेहनत करें, यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे इस एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से पोइट्री सेक्शन के आपको क्वेश्चन नंबर 15 को अटेम्प्ट करना है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो भी पोइट्री से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है कि 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और 3 क्वेश्चन में से आपको 2 करने होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। आप लिखेंगे आंसर नंबर 16, जस्ट अ मिनट, आंसर नंबर 16 पोइट्री ब्रैकेट में आपको लिखना है और आंसर, यानी 3 क्वेश्चन दिए, 3 में से आपको कोई भी 2 करने, जो भी आपको अच्छी तरीके से आ रहे हैं आप उसे अच्छी तरीके से कर लें। पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए, उन्हें आप जरूर देखिएगा, ठीक है। और खासतौर से एक रिकमेंड मैं करूंगा, थीम तो सभी चैप्टर्स की आप याद, सभी पोएम्स के अच्छे तरीके से आप याद कर लें और सभी पोएम्स के पोइट के नाम भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। कई बार पूछ लेते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 17 की। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 17 है दोस्तों, वो पूछा जाता है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से। और इसमें क्या होता है, इसमें कोई 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, 2 में से आपको एक करना होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो करना क्या है, 2 में से कोई एक करना है, 5 नंबर का हो गया, यानी 80 वर्ड्स में से आपको करना है। तो वही बात है, बड़े जब आंसर लिखते हैं तो अगर कोई अफेक्टिव लाइन आप लिख रहे हैं तो उसे अंडरलाइन कर दीजिएगा और आपको अपनी इस तरीके से सिंपली आप अपना आंसर करेंगे। ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज़ करते हो, पहले ब्लैक पेन यूज़ करेंगे, ब्लैक पेन आप यूज़ करेंगे और ब्लैक पेन यूज़ करके आप हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे, हेडिंग डालेंगे, ब्रैकेट में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का नाम भी लिखना है। आंसर नंबर 17 आपने ऑलरेडी लिख दिया है। फिर बाद में आप अपना ब्लू पेन का यूज़ करते हुए अपने आंसर को इस तरीके से करेंगे। कोई अफेक्टिव लाइन अगर आप लिख रहे हैं तो उसे अंडरलाइन जरूर कर दें। निश्चित रूप से इसका फ़ायदा एग्जाम में स्टूडेंट्स को मिलता है, ठीक है ना। एग्जामिनर मुतासिर होता है, वो सीधा डायरेक्ट उसका ध्यान उसी जगह जाता है, फिर वो पूरे आंसर्स को नहीं पढ़ता, बस उस लाइन को पढ़ के उसी के बेस पर वो आपको मार्क्स देता है। तो अगर कोई बढ़िया अच्छी लाइन आप लिख रहे हैं किसी भी आंसर में तो उसे अंडरलाइन जरूर करें। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 का जो क्वेश्चन होता है वो भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से पूछा जाता है और उसमें भी क्या होता है, उसमें भी आपसे 3 क्वेश्चन दिए होंगे, कोई 2 आपको करने होंगे। जैसा कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से आपको कोई भी 2 करने हैं। 20 वर्ड्स में आपको अपना आंसर करना है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपली आपको इसी तरीके से अपनी हेडिंग डालनी है। आंसर नंबर 18 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आपको डालना है। फिर आप इंडेक्स में आंसर नंबर 18 में पहला कर रहे हैं तो पहला लिख दें, दूसरा कर रहे हैं तो दूसरा लिख दें, तीसरा कर रहे हैं तीसरा लिख दें। करने आपको 2 ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। फिर बात करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी, इसी बार इसे शामिल किया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें फुटप्रिंट फिट आउट जो बुक है आपकी, उसमें चैप्टर में से 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन भी बाकायदा आपको दिए होंगे, उन ऑप्शन में से आपको इजीली अपना आंसर फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन 19 से भी रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, 15 से 20 मिनट का वीडियो है। अगर आप उसे अच्छी तरीके से देख लेते हैं, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये 19 नंबर का क्वेश्चन आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल गलत होने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, है ना। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा आप। तो आपको करना क्या है इस तरीके से, इसका आंसर भी सिंपली उसी तरीके से करना है आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया है, देख लें। आंसर नंबर 19 आप लिखेंगे, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ब्रैकेट में लिखना है, ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालनी है। आंसर नंबर 19 1 में जो भी आंसर आपका ऑप्शन ए है तो ए ब्रैकेट में लिखेंगे और वो उसका वो ऑप्शन भी आपको लिखना है और उसका जो नंबर है, ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी है वो भी आपको ब्रैकेट में लिखना है। इसी तरीके से 19 में दूसरा आपको सॉल्व करना है, इसी तरीके से 19 में तीसरा सॉल्व करना है। ए बी सी डी जो भी है वो भी आपको लिखना है और जो आंसर लिखा हुआ है उसमें उसको भी आपको लिखना है। दोनों तरीके से आपको अपने आंसर को करना है। तो इस तरीके से आप अपने पेपर को, पूरे पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। तो ये हो गए आपके 19 क्वेश्चन और आपका होगा पेपर पूरा। और जब पेपर पूरा हो जाए आपका, तो लास्ट में आपको द एंड जरूर लिखना है। हिंदी में जब समाप्त लिखते हैं और इंग्लिश में क्या लिखना है, द एंड लिखना है। और बाकी अगर कोई पेज खाली रहते हैं तो उनमें सीधी लाइनें आप खींच सकते हैं, लेकिन द एंड लिखना जरूर ना भूलें, इसे जरूर आपको लिखना है। तो ये होता है एक अच्छा तरीका, बेहतर तरीका अपने पेपर को सॉल्व करने का। और अगर इस तरीके से अगर आप अपने पेपर को सॉल्व करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपको एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, आपने पूरा अपना 100% दिया है और इस तरीके से अगर आप अपने पेपर को करके आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इंग्लिश में इजीली आप 99, 90, 98, 100 मार्क्स इजीली आप ऑब्टेन गेन कर सकते हैं। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 10th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. And once again, thank you. Have a nice day. And for the exam, best of luck.